साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है एक संपादकीय जो कि जनसत्ता न्यूज़पेपर में प्रकाशित हुआ है, इसे यहाँ पर देखेंगे जिसका टॉपिक है समावेशिता का स्वप्न और स्त्री। इसे लिखा है ज्योति सिडाना जी ने। इस आर्टिकल में आप समावेशी समाज क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है इसके बारे में तथा जो हमारे समाज में स्त्रियों की दशा है उस सभी के बारे में इस वीडियो में या इस आर्टिकल में काफ़ी अच्छे से चर्चा की गई है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसका इस्तेमाल आप जो जीएस पेपर मेंस का जो जीएस पेपर 1 होता है वहाँ पे आपका टॉपिक ही है महिला सशक्तिकरण, और इथिक्स वाले पेपर तथा आपके निबंध के पेपर में भी ये काफ़ी कारगर साबित होगा। इसके अतिरिक्त आपकी एक समझ विकसित करने में भी इस संपादकीय का एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है यदि आप इसे सही से देखते हैं तो चलिए प्रारंभ करते हैं इसे। देखिए, समावेशी समाज एक ऐसे समाज को कहते हैं जहां सभी सदस्यों की सक्रिय, न्यायसंगत और सम्मानजनक भागीदारी हो। यहां तक कि ऐसे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जाति, लिंग, भाषा, धर्म का भेदभाव किए बिना समान महत्व दिया जाता है और उनका सम्मान किया जाता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी सभी की समान सहभागिता की बात की गई है, लेकिन सवाल है कि क्या इन संवैधानिक मूल्यों को प्रत्येक नागरिक अपनी चेतना का हिस्सा बना पाया है? अगर हाँ, तो फिर लैंगिक भेदभाव की चर्चा करना बेईमानी हो जाता है, क्योंकि सभी जब समावेशी हो गए हैं तो फिर कोई भेदभाव भी नहीं रहेगा। मतलब लैंगिक भेदभाव की चर्चा करना बेईमानी हो जाता है। अगर नहीं, तो फिर समावेशी समाज की स्थापना कल्पना मात्र रह जाती है। देखिए, स्त्रीवादी विचारक इस बात से इनकार करते हैं कि महिलाओं और पुरुषों में असमानता प्राकृतिक और अपरिहार्य है। उनका यह भी मानना है कि पुरुष सत्तात्मक जो हमारी प्रणाली है, महिलाओं की स्वतंत्रता की कीमत पर पुरुषों की सभी श्रेणियों को, वो चाहे किसी भी कैटेगरी के पुरुषों को, स्वतंत्रता प्रदान करती है। इसलिए वे ज्ञान की उस व्यवस्था को भी चुनौती देते हैं जिसे पुरुष वर्चस्व वाले समाज ने उत्पन्न किया है, क्योंकि पुरुष सत्ता से जुड़ा हुआ ज्ञान महिलाओं को ज्ञान देने वाले के रूप में स्वीकार करने से हिचकता है। मतलब एक प्रकार से महिलाओं को नेतृत्व कर देने से हिचकता है। इसलिए आज के विकसित और स्वतंत्र आधुनिक समाज में भी लैंगिक संवेदनशीलता पर चर्चा करना महत्वपूर्ण हो गया है। लैंगिक संवेदनशीलता सीखने की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। इससे स्त्री पुरुष समानता और महिलाओं की गरिमा को सभी नागरिकों, खासकर पुरुषों की चेतना और व्यवहार में शामिल करने का प्रयास किया जाता है। लैंगिक संवेदनशीलता की शिक्षा परिवार से शुरू होनी चाहिए, जहां लड़के और लड़की के बीच भेदभाव एक सांस्कृतिक और सामाजिकरण की प्रक्रिया के रूप में उपस्थित रहती है। वहां से चलती हुई यह पड़ोस, विद्यालय और पूरे समाज में विस्तार ले लेती है। मीडिया और सिनेमा में स्त्री एक वस्तु बन गई है। उसकी बुद्धि और रचनात्मकता को कम आंका जाता है। उसके व्यक्तित्व को शरीर, रूप, रंग और सुंदरता के आधार पर मूल्यांकित किया जाता है। अगर लैंगिक संवेदनशीलता को समाज के प्रत्येक नागरिक की चेतना का हिस्सा बनाना है तो परिवार, स्कूल, मीडिया, धर्म और राजनीति जैसी संस्थाओं द्वारा किए जाने वाले समाजीकरण में समावेशी समाज या कहें कि संवैधानिक मूल्यों को सिखाना होगा। सिमोन द बुआ एक विचारक रही हैं, कहती हैं कि पुरुष को मनुष्य के रूप में और स्त्री को स्त्री के रूप में परिभाषित किया जाता है। मतलब समझिएगा, पुरुष को मनुष्य के रूप में, पूरी जो मनुष्य जाति है उसमें पुरुष को मनुष्य के रूप में और स्त्री को स्त्री के रूप में परिभाषित किया जाता है, क्योंकि जब भी स्त्री मनुष्य की तरह व्यवहार करती है तो उस पर पुरुष की नकल करने का आरोप लगाया जाता है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि स्त्री को पहले मनुष्य के रूप में तो स्वीकार करना शुरू किया जाए। जब हम वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक की बात करते हैं तो महिलाओं के संबंध में आर्थिक भागीदारी, शैक्षिक उपलब्धि, स्वास्थ्य और जीवन यापन तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के पहलुओं की जांच करते हैं। इन सभी पहलुओं पर हमें बहुत निराशाजनक स्थिति नजर आती है। जो एक इंडेक्स आता है जिसमें वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक जिसे कहते हैं, वो कई सारे पैमानों पर, इन पैमानों में क्या होता है, इसमें है आपका महिलाओं के संबंध में आर्थिक भागीदारी क्या है, शैक्षिक उपलब्धि क्या है उनकी, स्वास्थ्य और जीवन यापन तथा राजनीतिक सशक्तिकरण के पहलुओं की जांच करके ही हम जो ये इंडेक्स बनाते हैं वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक, इसी पैरामीटर्स पर आधारित होता है। इन सभी पहलुओं पर, ये जो 4-5 पहलुओं की हमने बात की, इन सभी पहलुओं पर हमें बहुत निराशाजनक स्थिति नजर आती है। यह वास्तविकता बताती है कि महिलाओं के पास कोई वास्तविक समानता, वास्तविक स्वतंत्रता और वास्तविक अधिकार नहीं है। अगर महिलाओं की आर्थिक भागीदारी और अवसर की बात की जाए तो भारत में महिलाओं के लिए औसतन वेतन जो है वो पुरुषों की तुलना में लगभग 20 से 30% कम है। मतलब यदि पुरुष को 100 रुपये मिलते हैं तो महिला को 80 या 70 रुपये ही उसी काम के लिए मिलते हैं जिस काम के लिए पुरुष को 100 रुपये दिए जा रहे हैं। शैक्षिक उपलब्धि के स्तर पर पुरुषों
पुरुषों में साक्षरता दर 78.8% है, ये 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि लेटेस्ट जनगणना अभी नहीं हुई है। और महिलाओं में 59.3% है। इसके अलावा केवल 1/3 भारतीय महिलाएं इंटरनेट का उपयोग करती हैं, 1/3 1/3, ठीक है, मतलब 100 में से 33। जबकि आधे से ज़्यादा पुरुष इंटरनेट का उपयोग करते हैं, मतलब 50% से अधिक, 100 में से 50 से अधिक पुरुष जो है वो इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। स्वास्थ्य और जीवन रक्षा के स्तर में देखें तो महिलाएं स्वास्थ्य सेवाओं तक कम ही पहुंच पाती हैं। भेदभावपूर्ण व्यवहार और असमान पोषण जैसे कारकों के कारण खराब स्वास्थ्य परिणामों का अनुभव करती हैं। इससे महिलाओं में मृत्यु दर अधिक होती है। राजनीतिक विश्व में महिलाओं की भागीदारी मामूली है। भारत में ये देखें तो भारत में यह लगभग 14% ही है, ठीक है, मतलब 100 यदि राजनीतिक प्रतिनिधित्व है, मतलब राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, तो उसमें से केवल 14 ही महिलाएं हैं, ठीक है, बाकी 86 जो है वो पुरुष हैं। राजनीतिक सहभागिता में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाने की जरूरत है। वास्तव में महिला परिवार में अराजनीतिकरण की प्रक्रिया से गुजरती है, तो जो उसे अराजनीतिक बनाती है। फिर से इस लाइन को सुनिएगा कि देखिए, वास्तव में महिला परिवार में अराजनीतिकरण की प्रक्रिया से गुजरती है, जो उसे अराजनीतिक बनाती है। मतलब आप देखें तो सामान्यतः परिवार में जो डिसीजन मेकिंग होती है उसमें महिलाओं का योगदान काफी कम होता है, या उनकी राय, जो एक राजनीतिक प्रक्रिया होती है उसमें उनकी राय जो है काफी महत्व नहीं रखती है। एक प्रकार से उनकी राय को महत्वहीन ही समझा जाता है परिवारों में अधिकांशतः। परिणाम स्वरूप उनके समकक्ष पुरुष उनके राजनीतिक विचारों और निर्णयों को नियंत्रित करते हैं। जैसे आपने देखा होगा जब चुनाव होते हैं तो अधिकतर गांव देहातों में यही होता है कि उस घर का जो पुरुष सदस्य जिस पार्टी या जिस प्रतिनिधि को अपना मतदान देना चाहता है उसी को महिला भी देती है, ठीक है, वो किसी अन्य को नहीं देती है। अधिकांशतः यही देखा जाता है, मतलब उसका राजनीतिक विचार वही होता है जो उसके घर के पुरुष सदस्य का राजनीतिक विचार होता है। नेतृत्व और उच्च वेतन वाले पदों पर महिलाओं की संख्या कम है, जिससे आय का अंतर और बढ़ जाता है। ग्लोबल जेंडर गैप की रपट के अनुसार या रिपोर्ट के अनुसार पूर्ण समानता तक पहुंचने में अभी 134 वर्ष और लगेंगे। स्त्री जो है परिवार में व्यस्त रहती है, बच्चों का पालन पोषण करती है और अपेक्षा अनुरूप धार्मिक कार्यों को संपन्न करती है। यदि आप देखें तो जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, मतलब जैसे व्रत रहना इत्यादि, पूजा पाठ करना, उसमें महिलाओं का योगदान काफी अधिक रहता है। इसके बावजूद परिवार में उसके घर के कामों को आर्थिक दृष्टि से नहीं गिना जाता। स्त्रीवादी लेखिका रोजा लग्जमबर्ग तर्क देती हैं कि जिस दिन औरतें अपने श्रम का हिसाब मांगेंगी उस दिन मानव इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए आज के समाज में इन सभी आयामों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। क्या लैंगिक समानता केवल एक दस्तावेजी वास्तविकता है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां महिलाएं कार्यरत हैं? स्त्री की आधारभूत भूमिका घरेलू है, इसलिए सभी समाजों में पारिश्रमिक केंद्रित अर्थव्यवस्था में वह हाशिए पर नजर आती हैं। दरअसल महिलाओं को भावनात्मक, शारीरिक दृष्टि से कमजोर, निम्न बौद्धिक स्तर, स्वयं की सुरक्षा में असमर्थ, संतुष्ट जीवन के लिए पुरुष पर निर्भरता, सौंदर्य के प्रति सचेत, केवल घरेलू गतिविधियों के लिए निर्मित, निर्णय लेने में असमर्थ, सार्वजनिक जगहों में वह पुरुष के समर्थन के बिना सामाजिक और आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं रह सकती है, इस प्रकार की धारणा है उनके बारे में। धार्मिक सांस्कृतिक दुनिया में सक्रिय भागीदारी पर भी कई बार सवाल उठते हैं, जबकि पुरुषों से आत्मविश्वासी, तर्कसंगत होने और निर्णय लेने में सक्षम एक स्वाभाविक नेता होने की उम्मीद की जाती है। मगर इन विशिष्ट विशेषताओं का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, बल्कि यह विभेदीकरण तो समाज द्वारा निर्मित किया गया है। समाजीकरण की प्रक्रिया में प्रतिमानात्मक परिवर्तन कर, समानता प्रदान करके, निर्णय लेने में भागीदारी के लिए प्रोत्साहन देकर तथा स्वायत्ता देकर इन लैंगिक पूर्वाग्रहों को दूर किया जा सकता है। इसके साथ ही औपचारिक संस्थाओं में पुरुष तथा महिला दोनों को भूमिकाओं में समान अवसर दिए जाने चाहिए, न कि उन्हें यह बताना चाहिए कि वे क्या कर सकती हैं और क्या नहीं। यह नहीं भूलना चाहिए कि वक्त बदल रहा है और आने वाले समय में राजनीति से लेकर कॉरपोरेट और कृषि से लेकर विनिर्माण क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका बढ़ने वाली है। इसलिए अब जीवन के हर क्षेत्र में महिला कर्मचारियों के महत्व को समझना होगा, उनकी योग्यता और प्रतिबद्धता का सम्मान करना होगा। तो ये आपका पूरा आर्टिकल था जिसमें हमने विभिन्न पक्षों को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।